आइए आज हम पाठ 10 जवाहरलाल नेहरू की कलम से ये पाठ पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं और ये पत्र उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में लिखी है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद महान लेखक प्रेमचंद्र जी ने किया है। प्रेमचंद जी को सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी पुत्री इंदिरा, जिन्हें हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, उनसे भी आप परिचित हैं। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ इस पत्र में जवाहरलाल नेहरू जी, जो एक पिता हैं, अपनी पुत्री इंदिरा जी को एक अंग्रेजी में एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र का हिंदी में अनुवाद किया है हमारे महान लेखक प्रेमचंद जी ने। देखिए, ये जो संक्षेप में इसके बारे में बताया गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो आउटलाइन ये जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पर भी बताया गया है कि इसका है, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और साथ साथ आप भी पढ़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने पहले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू होने का हाल मालूम हो सकता है। इस कविता में चट्टान, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज़ जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते हैं या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इनमें कितनी भी मनोहर कहानियाँ मिल सकती हैं। प्रकृति रूपी किताब के पृष्ठों में हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होंगी। ये मैं यहाँ पढ़ रही हूँ अभी, कहानियों से कहीं सुंदर होंगी। मात्राओं का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मात्राओं का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो यहाँ आपको पढ़ने में भी असुविधा होगी और जब आप लिखेंगे कभी तो उसमें आपसे अधिकतर जो गलतियाँ होंगी वो होंगी मात्राओं की। इसलिए बहुत ही ध्यान से मात्राओं को पढ़िएगा। यहाँ पे सेकंड पैरा हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने ज़माने का हाल मालूम हो जाएगा जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था। ज्यों-ज्यों हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी तादाद कैसे बढ़ गई। तादाद का मतलब होता है संख्या। ठीक है, किसी भी वस्तु विशेष का या किसी भी वस्तु का, व्यक्तियों का या किसी भी चीज़ को जब हम कहते हैं ना तादाद, उसकी तादाद कितनी है, तो ये तादाद का मतलब होता है कि उसकी संख्या के बारे में बात की जा रही है। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें हम आज जानते हैं या देखते हैं। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो हम आज के
समय में आदमियों को देखते हैं कि वो इतने अच्छे से उनका व्यवहार है, उनकी सोच है, उनका तरीका है, उनको हर तरह का ज्ञान है, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फ़र्क था, यानी जानवरों में और उनके में बहुत ही कम फ़र्क था। धीरे धीरे उन्हें तजर्बा हुआ और उनमें सोचने की ताकत आई। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। यह असली ताकत थी जिसने उन्हें बड़े से बड़े और भयानक से भयानक जानवरों से ज़्यादा बलवान बना दिया। तुम देखती हो कि एक छोटा सा आदमी एक बड़े हाथी के सिर पर बैठकर उससे जो चाहता है करा लेता है। हाथी बड़े डील डॉल जानवर हैं। यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ हाथी बड़े ही डील डॉल का जानवर है और उस महावत से कहीं ज़्यादा बलवान है। महावत हम उसे कहते हैं जो कि हाथी को आदेश देता है, निर्देश देता है कि उसे चलना है, कब बैठना है, कब उसे खाना खाना है, उसको कब अपने सूंड को ऊपर करना है, तो उसको महावत कहते हैं। जो उसकी गर्दन पर सवार है, लेकिन महावत में सोचने की ताकत है और इसी के बदौलत वह मालिक है और हाथी उसका नौकर है। ज्यों-ज्यों आदमी में सोचने की ताकत बढ़ती गई, उसकी सूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, ज़मीन जोतना, खाने की चीज़ें पैदा करना, कपड़ा बनाना, पहनना और रहने के लिए घर बनाना, ये सभी बातें उसे मालूम हो गईं। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने। शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें ज़मीन से खाने की चीज़ें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। देखिए, यहाँ पे नेहरू जी यही बात बता रहे हैं कि पहले के जो आदमी थे वो कबीलों में रहा करते थे। वो उनको कुछ जलाने, खाने, पकाने, ज़मीन में अनाज उगाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ का आविष्कार किया है और तब अपने आप को विकसित किया है। यहाँ पर यही बात समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश नेहरू जी कर रहे हैं। तब तक उन्हें ज़मीन से खाने की चीज़ें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। न उनके पास चावल थे, न गेहूं की रोटियां बनती हैं न उनके पास चावल थे, न गेहूं जिससे रोटियां बनती हैं। देखिए, अभी यहाँ पे मैंने भी गलत किया कि अगर आप सेंटेंस को सेंटेंस की तरह नहीं पढ़ेंगे, वाक्यों को वाक्यों की तरह नहीं पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो वाक्य ही गलत तरीके से पढ़ने से उसके अर्थ भी गलत निकल आते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पढ़ दिया था, न गेहूँ जिससे रोटियाँ बनती हैं, जैसे भी कुछ गलत हो रहा था मुझसे, तो मैंने उसको अभी सही किया है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि न उनके पास चावल थे, न गेहूँ जिससे रोटियां बनती हैं, न तो तरकारियां थीं और न दूसरी चीज़ें जो हम आज खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हों। ज़्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। जो शहर बनते गए, लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक लिखने को कागज़ न था।
बहुत दिनों तक लिखने को कागज़ न था और लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। ये जो है बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पर वो लिखा करते थे पहले। आज भी कुछ पुस्तकालयों में तुम्हें समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने ज़माने में भोजपत्र पर लिखी गई थी। तब कागज़ बना और लिखने में आसानी हो गई। लेकिन छापे खाने न थे। छापे खाने मतलब कि जहाँ पे बुक छपती है, कॉपीज़ छपती हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं थी। और उस वक्त किताबें कैसे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी। यही चीज़ वो बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त कागज़ नहीं था। और यहाँ पर पुस्तकालय, पुस्तकालय लिखा है ना, पुस्तकालय का मतलब होता है जहाँ पर पुस्तकों का भंडार हो, पुस्तक का आलय हो, यानी कि लाइब्रेरी, है ना, उसको बोलते हैं पुस्तकालय, जहाँ बहुत सारी किताबें देखने को मिलती हैं। और आजकल की भांति किताबें हज़ारों तादाद में न छप सकती थीं। देखिए यहाँ पर भी है कि आज की भांति, मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये आज की भांति किताबें हज़ारों की तादाद में, है ना, यहाँ पर है आज की भांति यानी आज की तरह, आज के समय की तरह जो किताबें थीं वो हज़ारों की तादाद, यानी आपको मन है कि आपको एक किताब लिखनी है, आपने एक अच्छी किताब लिखी और उसको छपवाने की कोशिश की तो वो छप जाती हैं। तादाद मतलब मैंने वही कहा, संख्या से रिलेटेड है। तो आज जैसे छपती हैं किताबें कि उनकी संख्या बहुत हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत कम किताबें छपा करती थी, बहुत कम किताबें लिखी जाती थी। और कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत से के साथ हाथ से उसकी नकल भी की जाती थी। यानी कि जब कोई आदमी एक किताब लिख लेता था तो उसको जो है एक बुक के रूप में निकालने के लिए वो क्या करता था, उस पर और मेहनत करता था, उसको हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखता था या किसी से लिखवाता था। ऐसी दशा में किताबें बहुत न थीं। तुम किसी किताब बेचने वाले की दुकान पर जाकर चटपट किताब न खरीद सकती। पहले ऐसा नहीं था कि हम गए और किताब खरीद लिए, क्योंकि वहाँ पे किताबें उतनी उपलब्ध रहती ही नहीं थी। जैसे बहुत से लोग इस चीज़ को उस तरह से अब जोड़ सकते हैं कि पहले जैसे यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, बहुत से लोग जैसे यूट्यूब पे सर्च करके कोई भी चीज़ हो, उनको अगर नहीं समझ में आ रही है, उससे रिलेटेड कोई चैप्टर है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो तुरंत यूट्यूब पे सर्च करते हैं और हमारे गूगल बाबा जवाब दे देते हैं, चाहे यूट्यूब में हमें वो चीज़ दिख जाता है। लेकिन पहले तो नहीं था। जब 2004, 5, 6 की बात करें तो उस वक्त इतने आसानी से कोई भी कभी भी कहीं भी जाकर कि बस मन किया और ऐसे उठाकर सर्च कर लिया, ऐसे नहीं था। तो वो आज की जनरेशन ऐसा कर सकती है कि वो आसानी से किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। ये उनके पास बहुत अच्छी सुविधा है, ये उनको अपने अच्छे कामों के लिए लगाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि न खरीद सकती, तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती। देखिए मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें बहुत समय लगता, मतलब उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता था। लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर थे और आज भी पुस्तकालयों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। यानी कि उसमें जो अक्षर हुआ करते थे, उनके जो राइटिंग हुआ करती थी, वो बहुत सुंदर लिखते थे। तो उनको ऐसा फ़ील होता होगा कि छपवाना ही नहीं है, उनको वैसे ही अच्छा लगता होगा, है ना। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फ़ारसी, उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर नकल कराने वाले पृष्ठों के किनारे, पृष्ठ मतलब जो उनके पन्ने हैं उसके किनारे, पृष्ठों के किनारे
सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे। सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे, यानी कि जैसे अभी यहाँ इस किताब में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है ना। इसको आकर्षित करने के मतलब आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। उसी तरह से उस वक्त भी कुछ बेल बूटे यानी कुछ पेड़ पौधे के चित्र ऐसे बना दिया जाता था। शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी। जो लोग एक मुल्क में पास पास रहते थे उनका एक दूसरे से मेल जोल हो जाना स्वाभाविक था। वे समझने लगे कि वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़कर हैं और बेवकूफ़ी में उनसे लड़ने लगे। उनकी समझ में यह बात न आई और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं हो सकती। इसमें किसी को फ़ायदा नहीं होता। जिस ज़माने में शहर और मुल्क बने, उनकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं हैं। हाँ, दूसरी चीज़ों से हमें मदद मिलती है। पुराने ज़माने के राजे महाराजे अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे। कहाँ लिखवा दिया करते थे? पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे। किताबें बहुत दिन तक नहीं चल सकती थी। जो किताबें होती हैं उनके पन्ने होते हैं वो फट जाते हैं, गल जाते हैं, आंधी तूफ़ान में ख़त्म हो जाते हैं, पर ये पत्थर हमेशा से आज भी खड़े हैं और खंभे पे जो लिखा गया है वो हमें दिखता है। जैसे कि यहाँ आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया भी जा रहा है कि ये किस तरह से मतलब बहुत लंबे समय तक ये चलते हैं और उनको लोग देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है ना कि बहुत दिन तक नहीं चल सकती। उनका कागज़ बिगड़ जाता है और उसे क्या खा जाते हैं? कीड़े खा जाते हैं, है ना। लेकिन पत्थर बहुत दिन चलता है। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। कई सौ साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खंभे पर अपना एक आदेश खुदवाया। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हुए हैं, है ना। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वाले ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थीं। कौन बसता था? जंगली जातियां बसती थीं। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र, कहाँ का? चीन और मिस्र वालों ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां
बसती थीं। तुम्हें हिंदुस्तान के उन शानदार ज़मानों का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए और हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश था। क्या था? हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश था। आज हमारा मुल्क मतलब होता है देश, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मुल्क मतलब होता है देश। हमारा मुल्क बहुत गरीब है और एक विदेशी जाति हमारे ऊपर राज कर रही है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम क्या है, किस सन के हैं वो, और वो किस ज़माने की बात कर रहे हैं, वो किस समय की बात कर रहे हैं। और एक विदेशी जाति हमारे ऊपर राज कर रही है। हम अपने ही मुल्क में आज़ाद नहीं हैं और जो कुछ करना चाहे नहीं कर सकते। लेकिन यह हाल हमेशा नहीं था और अगर हम पूरी कोशिश करें तो शायद हमारा देश फिर से आज़ाद हो जाए। हम फिर कोशिश करें तो हमारा देश फिर से आज़ाद हो जाए, जिससे हम गरीबों की दशा सुधार सकें और हिंदुस्तान में रहना उतना ही आरामदेह हो जाए जितना कि आज यूरोप में कुछ देशों में हैं। मैं अपने अगले खत मतलब पत्र, चिट्ठी, खत में संसार की मनोहर कहानी शुरू से लिखना आरंभ करूँगा। क्या कहा है उन्होंने अपनी बेटी से कि मैं अब अपने अगले पत्र में संसार की मनोहर कहानी शुरू से लिखना आरंभ करूँगा। तो ये यहाँ पर देखिए लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित है और अंग्रेजी में अनुवाद किया है प्रेमचंद जी ने। तो उम्मीद करती हूँ आज आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा होगा। अपने देश के बारे में जानकर, पिछले समय के बारे में जानकर, उसकी सुंदरता के बारे में जानकर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि हमारा देश कितना ही उन्नत हो गया है। आज हमें कितनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, पहले वैसा नहीं था। तो हमें ये भी याद रखना है कि किस तरह से पिता अपनी पुत्री को उस समय के आधार पर पत्र लिख रहा है जब हमारा देश क्या था, आज़ाद नहीं था। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ समाप्त करती हूँ। नमस्ते।